इजराइल ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के बाद देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने अपनी बात को पूरा किया है। जानेंगे कौन सी कसम खाई थी इजराइल ने, ग्रेटा को किस तरीके से रोका है। जानेंगे भारत का पार्ले जी आखिरकार क्यों बिकता है इतने बड़े दाम पर गाजा के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने 8 जून 2025 को मैडलिन नामक एक सहायता जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल में रोक लिया, जो फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन के तहत गाजा की ओर मानवीय सहायता लेकर जा रहा था। इस जहाज पर मशहूर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 12 अन्य कार्यकर्ता सवार थे। इजरायली सेना ने जहाज को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिसमें कार्यकर्ताओं के फोन छीन लिए गए और संचार साधनों को जाम कर दिया गया। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने इसे अपहरण करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग। ये घटना गाजा की नाकाबंदी को तोड़ने, वहां के मानवीय संकट पर ध्यान आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा था। मैडलिन फ्लोटिला का उद्देश्य क्या है? मैडलिन एक ब्रिटिश ध्वज वाला जहाज था जो 1 जून 2025 को इटली के सिसिली कैटेनिया बंदरगाह से रवाना हुआ। इसका लक्ष्य इजराइल के गाजा नाकाबंदी क्षेत्र को चुनौती देना, वहां के लोगों को मानवीय सहायता, बेबी फॉर्मूला, आटा, चावल, डायपर, दवाइयां, बच्चों के कृत्रिम अंग पहुंचाना था। जहाज पर 12 कार्यकर्ता थे, जिनमें ग्रेटा थनबर्ग, फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन, जर्मन कार्यकर्ता यास्मीन अकार शामिल थे। ये कार्यकर्ता गाजा में 20 महीने से चल रहे युद्ध और नाकाबंदी के कारण उत्पन्न मानवीय संकट को उजागर करना चाहते थे। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन जो 2010 से गाजा की नाकाबंदी के खिलाफ अभियान चला रहा है, इस मिशन को मानवता की जीत के रूप में देखता था। कार्यकर्ता ने कहा कि अब तक हम कोशिश करते रहे कि हमने मानवता को नहीं खोया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 8 जून 2025 को घोषणा की कि वह मैडलिन को गाजा पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता, विशेष रूप से ग्रेटा थनबर्ग को हमास के प्रचारक और यहूदी विरोधी करार दिया। इजरायली सेना ने जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल में रोका, जहां कमांडो ने जहाज पर चढ़कर कार्यकर्ताओं के फोन छीन लिए और संचार साधनों को जाम कर दिया। फ्लोटिला गठबंधन के अनुसार जहाज को इजराइल के अशदोद बंदरगाह की ओर ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और निर्वासित करने की योजना बनाई गई। इजराइल ने दावा किया कि नाकाबंदी हथियारों के तस्करी रोकने और हमास को कमजोर करने के लिए आवश्यक है। उसने सहायता की मात्रा को प्रतीकात्मक और मीडिया का ध्यान खींचने का प्रयास करार दिया। 8 जून 2025 की रात को मैडलिन मिस्र के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर था। फ्लोटिला ने अपने लाइव ट्रैकर पर बताया कि जहाज के जीपीएस सिग्नल को जाम किया गया, जिससे ये गलत स्थान जॉर्डन में दिखाने लगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन जहाज के चारों ओर मंडरा रहे थे, उस पर सफेद रंग का पेंट जैसा पदार्थ छिड़का था। इसके बाद संचार पूरी तरीके से बंद हो गया। इजरायली सेना ने जहाज पर कब्जा कर लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने एक पहले से रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इजरायली बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में अपहरण कर लिया गया है। मैं स्वीडिश सरकार और अपने दोस्तों से हमें रिहा करने की मांग करने का आग्रह करती हूँ। इजराइल ने 2007 में हमास के गाजा पर कब्जे के बाद नाकाबंदी शुरू की, जिसे मिस्र ने भी समर्थन दिया। ये नाकाबंदी 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद और सख्त हो गई, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 251 को बंधक बनाया गया। मानवीय संकट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के अनुसार गाजा में 80 दिनों तक सहायता पूरी तरीके से बंद है, जिससे अकाल का खतरा बढ़ गया है। हालांकि मई 2025 में कुछ सहायता की अनुमति दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानेस ने फ्लोटिला को मानवता का प्रतीक करार दिया और इसकी सुरक्षित यात्रा की मांग की। फ्रांस और यूके ने नाकाबंदी की आलोचना की, लेकिन यूके ने जहाज को रोकने के इजराइल के अनुरोध को ठुकरा दिया। मैडलिन ने 5 जून को लीबिया के तट से 4 सूडानी शरणार्थियों को बचाया, जो समुद्र में संकट में थे। इन शरणार्थियों को बाद में ग्रीस के तटरक्षक बल को सौंप दिया गया। ये घटना फ्लोटिला के मानवीय मिशन को उजागर करती है। अब यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है विवाद, इस विवाद के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के काम हुए हैं, जैसे कि तुर्की के साथ हुआ था जब तुर्की के मावी मारा पर हेलीकॉप्टर उतार दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले भी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड किंगडम ने गाजा के ऊपर शैडो R1 जासूसी विमान भेजा, ठीक उसी समय जब मैडलिन नामक एक मानवीय जहाज को, जो फ्रीडम फ्लोटिला से संबंधित था, इसको जब गिरफ्तार किया गया। अब इजराइल का यहाँ पर हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। यूके के जासूसी विमान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी
जानकारियों को हासिल करें। मेडलिन की घटना साल 2003 में स्टारडस्ट नामक जहाज के इजरायली अवरोधन से भी की जा सकती है, जो गाजा की ओर मानवीय सहायता लेकर जा रहा था। साल 2003 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक समूह स्टारडस्ट जहाज पर सवार होकर गाजा की ओर रवाना हुआ ताकि इजराइल की नाकाबंदी को चुनौती दी जाए और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाई जाए। जहाज पर यूरोप और अमेरिका के कार्यकर्ता थे, जिनका लक्ष्य गाजा में मानवीय संकट पर ध्यान आकर्षित करना था। इजरायली नौसेना ने स्टारडस्ट को अंतर्राष्ट्रीय जल में रोक दिया, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और जहाज को अशदोद बंदरगाह ले गई। इजराइल ने दावा किया कि जहाज नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था और ये उकसावे का प्रयास। कार्यकर्ता को निर्वासित कर दिया गया और सहायता सामग्री जब्त कर ली गई। इस घटना ने गाजा की नाकाबंदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को बढ़ाया, लेकिन इजराइल की नीति में कोई बदलाव नहीं आया। वैसे आपको बता दूं, एक अजीब सी चीज ये भी देखने को मिली कि जो पार्ले जी भारत में 5 रुपए का बिकता है, वो युद्धग्रस्त गाजा में 2300 रुपए में बिक रहा है। ये स्थिति भयावह गाजा में खाद्य संकट और मानवीय आपदा को दिखलाती है। भारत में पार्ले जी बिस्किट का एक सस्ता, पौष्टिक और हर घर में पाया जाने वाला नाश्ता है। ये बच्चों और बड़ों को समान रूप से लोकप्रिय है। इसकी कीमत 5 रुपए प्रति पैकेट है, जो इसे आम आदमी की पहुंच में रखता है। गाजा में इजराइल की नाकाबंदी और 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इससे काफी कमी हो गई है। इजराइल ने लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गई है। नतीजतन बहुत सारी चीजें, 1 किलो चीनी $90 के, आटा $500 का। तो यहाँ पर मोहम्मद जावेद नामक शख्स ने इस तरह के वीडियो शेयर करते हुए इस बात को रखा और कहा कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं अपने बच्चे की बात को मना नहीं कर सकता। मैं किसी भी तरीके से इसे लेकर आया हूँ। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने इसे फ्री में दिया। जब भारत ने फ्री में दिया तो फिर वहाँ पर इसका दाम 2300 रुपए कैसे हो गया? और क्या पार्ले जी को सहायता के रूप में भेजा गया, लेकिन हमास ने ट्रकों को लूट लिया, भूखे फलस्तीनियों को ऊंची कीमतों पर बेचा? क्या ऐसा हुआ? एक अन्य यूजर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग कर गाजा में पार्ले जी भेजने की मांग की और ये कहते हुए कि ये ग्लूकोज बिस्किट नागरिकों की मदद कर सकता है। ये पोस्ट गाजा में भूखमरी और युद्ध की वास्तविकता का प्रतीक बन गई है। पार्ले जी जो भारत में सस्तेपन का प्रतीक है, गाजा में विलासिता बन गया है, जो वहाँ के बदहाल स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ कैसे हो रहा है? जब भारत ने भी भेजा है तो फ्री में भेजा है, तो फिर ये सारा सीन क्यों खड़ा हो रहा है? कुपोषण एक बड़ी ही जानलेवा चीज है, भारत से बेहतर कोई नहीं जानता है। 1943 का जो बंगाल अकाल पड़ा था, वो उसी तरीके का था जो आज गाजा में है, उसी तरह की स्थिति हुई थी। दोनों में ही समानताएं भी हैं। भारत के बंगाल में अकाल के समय में चावल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। दोनों मामलों में युद्ध और नाकाबंदी ने खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया था, जिससे बुनियादी खाद्य पदार्थ विलासिता बन गए थे। और गाजा में सहायता की कथित चोरी और कालाबाजारी बंगाल में जमाखोरी और कालाबाजारी को भी दिखा रही है। उस समय कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो गई थी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो मानवीय सहायता जाता है, वो मानवीय सहायता आम लोगों को इस्तेमाल होता भी है या फिर वो ऐसे ही अटक कर रह जाता है? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।